नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन मैं कुछ ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन टॉपिक्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने लोग शामिल होते, कितने मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होता है और तमाम भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने लाने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल से एक भी मिनट अपना समय ना गंवाते हुए अपने मंजिल की ओर पूरा फोकस लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कृपया जो भी छात्र छात्रा चैनल को अगर आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को वॉच करें, देखें, हमारी बातों को वो समझें कि आखिर यहाँ पर सच्चाई क्या मिल रही है ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी बातों को सजा के नहीं बताई जाती है, बल्कि एकदम सेम टू सेम जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है वही सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे एग्जाम में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उनको लिख दिया है। लिख क्या दिया है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद अगर इसमें सामूहिक शब्द लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सामूहिक शब्द लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो होने वाला है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाइए। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए कि मंत्रिपरिषद की बात ना करे, सीधा ये बोले कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते, किसके प्रति। देखिए यहाँ पे एग्जाम में अगर कभी भी आपको टफ करने की कोशिश करेगा तो इन प्रश्नों को रखेगा। अगर सामूहिक तो ऐसे सभी को पता रहता है, लेकिन अगर वो ये रख दिया कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जो इसका आंसर मिलने वाला है, इसका जो आंसर होगा वह राष्ट्रपति होगा। किसका होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के मन से टोटल नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से आएगा तो राष्ट्रपति आपका आंसर सही होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि उसका कोई मंत्री यानी उसके अनुसार नहीं चल रहा है, उसके जो नीतियां बना रहा है उसके अनुसार वह कार्य नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करता है और उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति रहेगा, अगर सामूहिक रूप से रहेगा तो वे लोकसभा रहेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं और आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे तीसरी पॉइंट है मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए मंत्रियों की नियुक्ति की बात करेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसके, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वह किससे बात करेगा? तब करेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे राष्ट्रपति उसी को शपथ दिलाएंगे। अगर जिसको नामित करेगा कि ये मंत्री बनेगा तभी राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह केंद्रीय मंत्री परिषद से बनने वाली वो क्वेश्चन है। अब देखिए, मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन कराएगा? तो याद रखिएगा, शपथ ग्रहण की अगर हम बात करते हैं कि मंत्री को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन कराता है? मंत्रियों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराते हैं। इन सारे पॉइंट को आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। देखिए, मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं? अगर कभी भी आपसे पूछ जाए कि मंत्री परिषद में, देखिए मंत्री परिषद से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उनको मैंने शामिल किया है। मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं, तो जो बुकें बता रही है उनके अनुसार मैं बता रहा हूं 60 या 70 मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं? 60 से 70 मंत्री। अब बताइए, ये मंत्री परिषद की जो श्रेणी है उसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों की जो श्रेणियां हैं ये टोटल मिलाकर होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये मंत्री की श्रेणी है। इन सभी को मिला देंगे तो 60 से 70 मंत्री आ जाएंगे। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल होते हैं? बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब है। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ। तो याद रखिएगा, इसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल। अच्छा, मंत्रिमंडल कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल जो भारत सरकार की नीतियों का निर्धारण करते, अर्थात विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री को जो श्रेणी में रखा जाता है, किस में श्रेणी में रखा जाता है? यहाँ केंद्रीय मंत्री लिखा है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री याद रखिएगा 15 से 20 मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना काम करिएगा, जो कि एक बेहतरीन सेशन चल रहा है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अब देखिए, यहाँ से कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कभी डरा सकते हैं। इसमें क्या है? अब इसमें देखिए, इस प्रकार आ सकता है कि कभी भी पूछ सकता है कि लोकसभा की जो सीट है उस सीट का कितने % मंत्री बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हमारी लोकसभा की जो सीट है, 545 सीटें हैं, उस 545 सीट का कितने % मंत्री बनने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, 91वें संविधान संशोधन के तहत एक प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्नों का संग्रह ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत एक प्रावधान आया था। इस प्रावधान में क्या किया गया था? लोकसभा की जो सीट है, किसकी? लोकसभा की जो सीट है, लोकसभा की सीट का 15% से अधिक नहीं मंत्री बन पाएंगे। कितना %? 15% से अधिक, 15% से अधिक मंत्री नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लोकसभा की जो सीट है 545, 91वें संविधान संशोधन 2003 में एक प्रावधान कर दिया गया
कि अब जो मंत्री बनेंगे वह 15% बनेंगे, वो भी लोकसभा की जो सीट है उस सीट के अनुसार ही 15% मंत्री जो है बन पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में आप लोग शेयर करिए। आप हमारी जो छोटी सी ये क्लास है, इस क्लास को आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ाइए। आप लोगों को बेहतरीन जानकारी दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए। आप देखिए इसमें और क्या हो सकता है, इससे अनुच्छेद पूछ सकता है, अनुच्छेद, इससे अनुच्छेद पूछ सकता है। जो मंत्री परिषद से होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद से, वो क्या पूछा जा सकता है, 74 अनुच्छेद पूछा जा सकता है, 75 पूछा जा सकता है, 76, 77 और 78 अनुच्छेद। ये 5 अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आज तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप लोग एक नज़र में देख लीजिए। देखिए 74 अनुच्छेद में है क्या, किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए 74 जो अनुच्छेद है ये कहता है राष्ट्रपति को सहायता, जी हाँ ये कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन होगा। किसका गठन होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा 74 अनुच्छेद के तहत। अब देखिए 75 अनुच्छेद क्या कहता है, 75 अनुच्छेद क्या कहता है, तो याद रखिएगा 75 अनुच्छेद ये कहता है मंत्रियों की नियुक्ति के और हटाने का उपबंध करता है। मंत्रियों की नियुक्ति तथा हटाने का कार्य कौन करता है। 75 अनुच्छेद में, जैसे 75 में 75(1), 75(2), 75(3) ऐसे करके दिया हुआ है जिसमें मंत्रियों को हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री शपथ ले सकता है। तो 75 अनुच्छेद के तहत जो है उनकी नियुक्ति और हटाने का प्रावधान है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। अब देखिए 76 अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो आप लोग जानते हैं कि महान्यायवादी या भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार के कार्यों का संचालन, जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई मामला है भारत सरकार की ओर से वो अगुवाई करता है, अर्थात भारत सरकार को सलाहकार के रूप में जो है उसकी अगुवाई करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। महान्याय जो कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, कानून अधिकारी कहलाता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो छोटा सा इस पर भी बनाया है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अब देखिए 77 अनुच्छेद क्या है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होता है 77 अनुच्छेद में होता है, जो कि भारत सरकार कोई भी कार्यों को अपने संचालित करता है तो 77 अनुच्छेद के तहत करता है। आप देखिए 78 अनुच्छेद में क्या है, तो भारत सरकार को जानकारी राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, किसका कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो जो आप लोगों के लिए क्रांतिकारी मचा सकता है या बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब वीडियो है, तो आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा। जो भी छात्र छात्रा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। आप लोगों को अच्छे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लाते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।